हेलो गाइस, वेलकम टू सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो मूल अधिकार देखेंगे कि इनसे संबंधित है वो संविधान में क्या प्रावधान है और इनमें समय समय पर क्या क्या संशोधन किए गए और अब इनकी वर्तमान स्थिति है वो क्या है। और होपफुली आपको पिछले लेक्चर भी पसंद आ रहे होंगे। और अब देखते हैं मूल अधिकार। सबसे पहले बात करते हैं कि मूल अधिकार है और भारतीय संविधान में इसका है वो वर्णन है वो भाग 3 में किया गया है। अब तक हमने देखा था कि भाग 1 जिसमें कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का प्रावधान क्या था और आर्टिकल कौन कौन सा था। तो इसमें आर्टिकल था 1 से 4 के बीच में। ये था भाग 1 में। भाग 2 देखा था, उसमें देखा था हमने सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप के वो आर्टिकल थे वो 5 से 11 के बीच में थे। और अब देखेंगे हम भाग 3। और ये भाग 3 है वो बेसिकली मूल अधिकार से संबंधित है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि अक्सर हम गलती कर देते हैं कि 12 से 35 के बीच में न होकर 12 से 32 तक ही बताते थे, जो कि संवैधानिक उपचार अधिकार है। लेकिन ये 12 से 35 के बीच में है वो मूल अधिकारों का है वो वर्णन किया गया। और मूल अधिकार है बेसिकली है वो अमेरिका से है वो प्रेरित है। यानी हमने इनको है अडॉप्ट किया है वो अमेरिका में जो मूल अधिकार थे वहाँ से प्रेरणा लेकर है हमने इसको है वो अपने संविधान में वो लिया है। अब सबसे पहले है वो कहाँ से इसके मूल अधिकार उत्पत्ति हुई। मूल अधिकार बेसिकली ये होता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति व्यक्तित्व के विकास के लिए है वो मूल अधिकार जरूरी होते हैं। इसके लिए है वो मूल अधिकार प्रदान किए गए। अब इसके पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। इंडिया में है वो 1895 में है वो स्वराज विधेयक लाया गया था, और जिसमें की है वो मूल अधिकारों की है वो आंशिक रूप से बात जरूर की गई थी। तो मूल अधिकारों के लिए वो बात 1895 की है वो स्वराज विधेयक से वो मूल अधिकारों की बात की गई। और उसके बाद में है वो नेहरू रिपोर्ट में भी है वो मूल अधिकार से संबंधित है वो बात की गई थी कि मूल अधिकार है वो प्रधान नागरिकों को किए जाने चाहिए। तो ये बेसिकली था इंडिया से संबंधित। और अगर बात की जाए वर्ल्ड में है सबसे पहले वो मूल अधिकार संबंधित कहाँ मांग की गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1215 में एक जहाँ मांग की गई थी ब्रिटेन के अंदर, और वहाँ पे है वो मूल अधिकारों को लागू किया था। तो इसको है वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों का है वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि ब्रिटेन में वो संविधान लिखित नहीं है, यानी कि अलिखित संविधान है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो मूल अधिकारों का वर्णन है वो लिखित संविधान में वो, और अगर सबसे पहले पूछ ले कि मूल अधिकारों का है वो लिखित संविधान में क्या कहाँ वर्णित है, तो लिखित संविधान अगर पूछ ले तो लिखित संविधान में अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो ये आएगा 1791 जो यूएसए का था। उसमें है वो इनका लिखित रूप में अगर बात कर दी जाए तो लिखित रूप में वो अमेरिका में है वो एक अधिकार पत्र लाया गया था जिसमें कि मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे 3 बात याद रखनी है। पहली, व्यक्तित्व के विकास के लिए, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल अधिकार जरूरी है। और भारत में सबसे पहले इसकी मांग है 1895 के स्वराज विधेयक से की गई, जिसमें कि मूल अधिकारों की वो आंशिक रूप से बात, और उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट में भी है वो आंशिक रूप से बात की गई। और अगर वर्ल्ड में सबसे पहले पूछ लिया जाए कि मूल अधिकार लेकर मांग कब उठी, तो 1215 में जो ये बिल लेके आए थे ब्रिटेन के अंदर, जहाँ पे अधिकार पत्र जिसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था, और इसको ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये अलिखित संविधान था। इसलिए अगर पूछ लें कि लिखित संविधान में वो मूल अधिकारों का प्रावधान कब किया गया, तो वो होगा 1791 यूएसए का। अब देख ले कि भारत के मूल संविधान में है वो 7 मूल अधिकार थे। यानी मूल संविधान में हालांकि संपत्ति का अधिकार था, तो इसको हम मान सकते कि अगर पूछ ले वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, तो वर्तमान में है वो 6 मूल अधिकार है। लेकिन मूल संविधान में पूछ ले तो मूल संविधान में वो मूल अधिकार 7 है। ये ध्यान रखना है, क्यों कीवर्ड का है वो बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। अगर मूल संविधान पूछ ले तो 7 मूल अधिकार होंगे। संपत्ति के अधिकार को है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है वो मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर है वो 300, और यहाँ पे ये बाई मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे ये होगा 300 क में है वो डाल दिया गया। और
वर्तमान में है वो 6 मौलिक अधिकार रह गए, यानी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए। जो संपत्ति का अधिकार है वो अधिकार जरूर है, लेकिन वो अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधिक अधिकार है वो बन गया है। यानी पहले मूल अधिकार था, अब विधिक अधिकार हो गया। और वर्तमान में पूछ ले संख्या 6, और अगर कीवर्ड ध्यान रखना, अगर मूल संविधान पूछ ले तो मूल संविधान में होंगे 7, और अगर वर्तमान का पूछ ले तो वर्तमान में ये हो जाएंगे 6। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 12। इसमें है वो राज्य शब्द की है वो परिभाषा दी गई है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी कि जब स्टेट की बात आएगी, अभी तो यूनियन की बात चल रही है, यूनियन में, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर्टिकल आगे भी आएंगे उसमें भी बात की जाएगी। और इसके बाद जस्ट बाद आएगा पार्ट 4 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि डीपीएसपी के बारे में। तो वहाँ पे देखना आर्टिकल 36 आएगा। तो 36 में जो स्टेट की परिभाषा दी गई वो यही स्टेट की सेम टू सेम परिभाषा वहाँ पे भी दी गई। राज्य की परिभाषा में भारत सरकार, जो भारत की सरकार और संसद और राज्यों की सरकार यानी विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकारी निकाय और अन्य प्राधिकारी, यानी इसमें प्राधिकारी से मतलब ये है कि जो कुछ आदेश दे सकते हैं या जो विधि निकाय कुछ लागू करने के लिए जो निकाय है वो कुछ विधि को है वो लागू करवा दे, इनसे संबंधित जो भी होगा वो राज्य की परिभाषा में आएगा। तो ध्यान रखना ये आर्टिकल 12 यानी भाग 3 में भी राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है, और भाग 4 में पूछ ले तो आर्टिकल 36 में है वो स्टेट शब्द का है वो डेफिनेशन दिया गया है। उसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में ये, अब यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन बेसिकली भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का भारतीय संविधान में उल्लेख है तो इसका उत्तर होगा नहीं है उल्लेख। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई विधि संसद, अगर कोई विधि बनाएगी संसद या विधानमंडल, अगर वो विधि जो मूल ढांचे के विपरीत हो या असंवैधानिक हो यानी संविधान के जो विपरीत हो, तो वो उसको है वो शून्य घोषित कर देगी न्यायालय। तो ये है कि इसमें यही बात हुई कि ऐसा कोई भी संशोधन संसद या विधानमंडल नहीं कर सकती जो कि संवैधानिक न होकर असंवैधानिक हो, ऐसा कोई भी नहीं करेगी। अगर ऐसा कोई असंवैधानिक है वो संशोधन किया जाता है तो उसको न्यायालय है वो रद्द कर देगा। तो एक तरह से ये न्यायिक पुनरावलोकन ही कहा जा सकता है जो कि ये आर्टिकल 13 में है वो वर्णित है। यानी इसमें जो असंवैधानिक कदम अगर विधानसभा द्वारा या विधानमंडल या संसद द्वारा जो कदम असंवैधानिक होगा, जो असंवैधानिक कानून होगा उसको वो शून्य घोषित कर देगी। अब देखते हैं यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होगा हमारा समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार बेसिकली 14 से 18 के बीच में है वो चलेगा। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल समानता के कितने अधिकार हैं, तो वो 5 है न कि 4 है। ये सीक्वेंस भी ऐसे कभी इन जनरल होता है कि 14 से 18 हम 4 ही जोड़ देते, लेकिन टोटल आर्टिकल है समानता के अधिकार में है वो 5 आर्टिकल मेंशन है समानता का अधिकार। और सबसे पहले देखेंगे हम, अब यहाँ से ध्यान रखना है कि अब वो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि मूल अधिकार है वो कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से लिए गए हैं, आर्टिकल 14 में क्या है, वो उससे थोड़ा सा 2 कदम आगे यहाँ पे है वो देखना। एक ये आएगा व्यक्ति शब्द और कुछ अनुच्छेद में आएगा नागरिक शब्द, और इन 2 शब्दों के जो हम मूल अधिकार पढ़ेंगे उससे पहले इन 2 शब्दों के बारे में है वो जानकारी होनी चाहिए कि इसका व्यक्ति का मतलब क्या है और नागरिक का मतलब क्या है। इसको एक बार देख लेते हैं ब्रीफ में। अब एक शब्द आएगा नागरिक, इसमें आएगा सिर्फ भारतीय, यानी जो सिर्फ भारतीय होंगे वो नागरिक की श्रेणी में आएंगे। और दूसरा वर्ड है व्यक्ति। अब व्यक्ति में ये होता है कि नागरिक तो आएंगे प्लस इसके साथ है वो गैर नागरिक भी आएंगे, यानी विदेशी लोग भी इसमें है वो आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कुछ आर्टिकल इसमें आएंगे जो केवल नागरिकों को प्राप्त है और कुछ आर्टिकल आएंगे जो व्यक्तियों को प्राप्त है, नहीं जो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। और यहाँ पे कुछ आर्टिकल में मेंशन कर देता हूँ जो है वो ओनली सिटीजन्स के लिए है, ओनली सिटीजन्स के लिए है। तो वो आर्टिकल है 15, 16, 19, 29 और 30। ये है वो केवल इंडियन सिटीजन्स यानी
ओनली भारतीय नागरिकों के लिए इन आर्टिकल्स में है वो व्यक्ति शब्द का यूज़ नहीं होगा। ये कीवर्ड है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से है वो अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स का लेवल भी है वो अब बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से है वो प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। बाकी कंटेंट सबके पास है वो सेम रहता है, पढ़ने के तरीके पे वो फ़र्क पड़ता है कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस कैसे आते। और जैसे अब यूपीएससी और स्टेट पीएससी में ये देखा जाता है कि इन्हीं में है वो शब्दों में है और फिर बदल करके है वो क्वेश्चन दिया जाता है। तो आर्टिकल 14 ये कि प्रत्येक व्यक्ति है विधि के समक्ष है वो समान होगा, और विधि के समक्ष समानता और विधि के समान है वो संरक्षण। और ये इसमें ये बेसिकली ये होता है कि हम इसको थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। एक है विधि के समक्ष समानता, यानी समक्ष समानता का मतलब होता है कि स्टेट है वो सब व्यक्तियों के साथ है वो समान व्यवहार करेगा, यानी उसकी नज़र में है वो सब समान है। अब ये होता है, एक होता है समान संरक्षण, यानी जो जितना डिजर्व करेगा उसको उस हिसाब से उसमें है भेदभाव हो सकता है। जैसे ए ग्रेड के ऑफिसर की अलग सैलरी होती है तो बी ग्रेड के ऑफिसर की है वो अलग सैलरी होती है। यहाँ पे है वो इस चीज़ को देखा जा सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों में है वो विधि के समक्ष है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होगा तो उन पे है वो कानून है समान रूप से लागू होगा। कानून के समक्ष है उन चीज़ों में है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें व्यक्ति शब्द का उल्लेख है, यानी कानून के समक्ष अगर विदेशी है तो भी समान रूप से वो लागू होगा, और भारतीय है तो भी वो समान रूप से लागू होगा। अब व्यक्ति शब्द है नागरिक और गैर नागरिक दोनों सम्मिलित हो, जैसे मैंने अभी बताया था। साथ ही कंपनी और निगम तथा व्यक्ति भी व्यक्ति शब्द के तहत आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता है कि कंपनी और निगम क्या व्यक्ति शब्द में आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं, कंपनी और निगम भी है व्यक्ति शब्द में, इनका भी है वो उल्लेख किया गया। अब देखते हैं हम आर्टिकल 15। अब यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15 ये केवल है वो केवल भारतीय नागरिकों, ये सबसे नीचे लाइन लिखी हुई इसमें ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मैंने पहले ही बता दिया था 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी कि आर्टिकल 15 और 16 में ये थोड़ा सा है कन्फ्यूज़न होता है, तो इसमें है वो 2 वर्ड और एक्स्ट्रा होंगे। और देखिए इसमें ये है कि धर्म आएगा, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 5 तो इसमें आएंगे और इसमें प्लस 2 और हो जाएंगे, वो आ जाएगा आर्टिकल 16 के अंदर। तो यहाँ पे है वो कन्फ्यूज़न कर सकता है क्वेश्चन पूछने वाला कि इनमें से वो 2 वर्ड जो एक्स्ट्रा है आर्टिकल 16 में वो आर्टिकल 15 में डाल के है वो स्टेटमेंट बना सकता है क्वेश्चन के तहत। और आरक्षण संबंधित प्रावधान है वो इसी अनुच्छेद के तहत है वो आते हैं। और जैसे अभी आरक्षण है वो 10% वाला भी दिया गया, तो ये सब चीज़ें हैं वो आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है। और इसमें यह कहा गया कि राज्य महिलाओं और बालकों के लिए है वो विशेष प्रावधान है वो कर सकता है, यानी जो महिलाओं है वो बालकों के लिए अलग से अगर कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है वो भी कर सकता है, इसमें उल्लेखित है। और इसको लेकर अगर कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोगों से वो भेदभाव हो रहा है। अब देखेंगे आर्टिकल 16। अब मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड बताए थे, जैसे यहाँ पे है वो वंश क्रम और निवास स्थान है, ये 2 डिफरेंट है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या डिफरेंट है, इनमें क्या डिफरेंट है और आर्टिकल 15 में क्या डिफरेंट है। तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश क्रम और निवास स्थान के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अब यहाँ पे निवास स्थान है तो ये है कि उसी राज्य में है वो राज्य भेदभाव नहीं करे, लेकिन अगर कुछ किसी दूसरे राज्य से संबंधित अगर कुछ भेदभाव अगर राज्य कर रहा है तो वो कर सकता है। कुछ स्टेट्स में ये होता है कि वहाँ के बच्चे ही केवल एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाहर के स्टेट के बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो ये कई जगह इन चीज़ों को लेकर प्रावधान किया गया, तो ये आर्टिकल 16 के तहत ही इसको माना जाता है। अब देखेंगे आर्टिकल 17। इसमें है अस्पष्टता से संबंधित है प्रावधान है, और इसमें यह कहा गया कि अनटचेबिलिटी को है इससे संबंधित अगर कुछ होता है तो इससे संबंधित इसमें दिया गया। और इसमें है वो विधि बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। अब यहाँ ध्यान रखने का भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आर्टिकल 35 आएगा आगे, जो कि इसमें मूल अधिकार में आता है, और इसमें यह कहा गया कि मूल अधिकार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है वो संसद के पास ही रहेगी। तो यहाँ पे कभी हो सकता है कि विधानमंडल है वो सब दे दे,
तो वो शब्द है उसी को उसमें ही कट कर देना, क्योंकि आर्टिकल 35 भी दिमाग में रखना कि आर्टिकल 35 में ये मेंशन किया गया है कि मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी कानून है वो संसद बनाएगी, ना कि राज्य विधानमंडल। अब देखते हैं आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। इसमें यह कहा गया कि शिक्षा और सैन्य क्षेत्र के अलावा है कोई किसी अन्य क्षेत्र में है कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, नहीं इन दो क्षेत्रों में है वो उपाधि दी जाएगी। जैसे सेना में होता है ब्रिगेडियर कमांडर जो भी होता है, उनमें पहले से ये लगा होता है रैंक उनके आगे, नाम के आगे, तो ये उपाधियों में है वो नहीं, इनको छोड़ के है वो सेना और शिक्षा में है वो इनमें छूट है, बाकी कहीं पे भी आप कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। हालांकि इससे कुछ क्लियरिटी ये करना जरूरी है कि जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिए जाते हैं, ये उपाधि के तहत ना आकर पुरस्कार एक तरह से, यानी इनको है वो आप उपाधि नहीं मान सकते। वैसे कोई भारत रत्न या पद्मश्री लगाता है तो उसको है वो आर्टिकल 18 के तहत है वो उसको नहीं माना जा सकता, इसका उल्लंघन है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति विदेश से अगर कोई उपाधि धारण करना चाहता है तो उससे पहले है उसको राष्ट्रपति की वो पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है। अगर कोई उपाधि धारण करना चाहता है तो उससे पहले इसको है वो परमिशन लेनी पड़ेगी। और जल्दी से इसको है वो एक नई स्लाइड लेके इसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि वो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से प्रेरित है, और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इनका है वो उल्लेख किया गया है। और पार्ट की बात की जाए तो ये थर्ड पार्ट में मेंशन है। और आज हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 के बीच में है। और आर्टिकल 14 में है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। और आर्टिकल 15 है कि जो धर्म के आधार पर है वो भेदभाव, धर्म जाति वंश लिंग के आधार पर है वो किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें रिजर्वेशन यानी आरक्षण का भी प्रावधान इसी के तहत है। और 16 में हमने पढ़ा था कि लोक नियोजन के अवसर में है वो समानता, लोक नियोजन के अवसर में है वो समानता के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 17, और ये अस्पष्टता का था कि ये वो अनटचेबिलिटी जैसे संबंधित इन जो को पता है इसको है वो समाप्त करना। और आर्टिकल 18 में था उपाधियों का अंत। तो बेसिकली ये पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के मूल अधिकार पढ़ेंगे। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को है वो सब्सक्राइब करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।